नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में बिना किसी देर किए हुए आगे चलते हैं। अब तक हमने क्या है, कई सारे विषयों को देख लिया है। हमने बैंकिंग को देखा, रेलवे को देखा, भूमि कर को लेके देखा, कृषि का हमने व्यवसायीकरण को देख लिया, हमने पुलिस प्रशासन की तरफ भी गए, हमने यूपीएससी की स्थापना देखी, भारत में किस संदर्भ में यूपीएससी यानी कि सिविल सेवा का भारत में प्रारंभ होता है। ओके, आज हम जिस तरफ जाने वाले हैं वो है स्थानीय शासन। देखिए, स्थानीय शासन एक महत्वपूर्ण है। क्या है? स्थानीय शासन। देखिए, स्थानीय शासन का मतलब ये होता है कि हमें क्या काम करना है कि जो सरकारी पावर होती है वो अकेली केंद्र के पास न दे के हमें क्या करनी है, पंचायतों की तरफ भी लेके आनी है, जिला स्तर के ऊपर भी उस पावर को बांटना है ताकि संपूर्ण देश में एक साथ विकास हो सके। यानी कि देखिए, यदि एक वाइसराय पूर्ण भारत पे अकेला ही राज करे, नीचे कोई दूसरी निकाय काम न करे, तो ऐसे में क्या है, हर आदमी की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी और ऐसे में क्या है, देश में विकास नहीं होगा। यदि भारत के संदर्भ में स्थानीय प्रशासन की बात करें तो स्थानीय प्रशासन का जो हमें रिकॉर्ड मिलता है वो बहुत पुराना है। बहुत प्राचीन समय से भारत के अंदर क्या है, ग्रामीण स्तर के ऊपर भी सरकारें हुआ करती थी, प्रांत स्तर के ऊपर भी सरकारें होती थी और ऊपर क्या है, सम्राट राज किया करता था। जबकि जब मध्यकालीन इतिहास में आए तो हमने देखा कि जब अकबर का समय था उस वक्त भी भारत में क्या है, अनेक परगना हुआ करते थे। यानी कि उस वक्त भी क्या है, सत्ता का बंटवारा हमें देखने को मिल रहा था। और जब अंग्रेज आ जाते हैं तो हमें आज क्या पढ़ना है कि आधुनिक इतिहास के अंदर, आधुनिक इतिहास कब से, 1600 से लेके आज की तारीख 2021 तक हमें देखना है कि स्थानीय शासन के लिए क्या प्रावधान किया गया। मुख्य रूप से जब हम अंग्रेजों को पढ़ते हैं तो इसको दो संदर्भ में पढ़ना पड़ता है। एक पढ़ना पड़ता है हमें 1857 से पहले, यानी कि 1857 से पहले क्या प्रारूप भारत के अंदर स्थानीय शासन का रहा, और दूसरा 1857 के बाद किस तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि 1857 में एक बड़ी क्रांति होती है और बड़ी क्रांति के कारण कई तरह के परिवर्तन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। कारण क्या होता है कि जो अब तक राज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चल रहा था, 1857 के बाद सीधे रूप से वो क्राउन के हाथों में चला जाता है और उसके बाद क्या है, कई तरह की जो सामाजिक सुधार अधिनियम जिसको कहते हैं या भारतीय सुधार अधिनियम के नाम से जिनको जाना जाता है, जैसे 1919 का अधिनियम हो चाहे 1935 का अधिनियम, तो इन चीजों को हमें क्या है, आज देखना है और देखेंगे कि लॉर्ड रिपल को क्यों भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो यहां से लगभग क्या है, आपकी जो स्टेट पीएससी होती है वहां एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जबकि ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आपके एचएससी और एसएससी भी यहां से क्वेश्चन पुट करते हैं। क्योंकि लॉर्ड रिपल से रिलेटेड भी प्रश्न आया है। 1835 का जो 1935 का जो अधिनियम है, यहां से तो अनेक बार, चाहे डी ग्रुप से लेके आप चाहे आईएएस आईपीएस तक के एग्जाम को देख लीजिए, हर टाइम यहां पे क्या है, कोई ना कोई क्वेश्चन लगातार पुट होता रहा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 1857 से पहले। 1857 से पहले की बात करते हैं कि 1857 से पहले भारत के अंदर कौन कौन सी विधाएं मौजूद थी। तो सबसे पहले देखिए तो 1687 में सबसे पहले क्या होता है, 1687 के अंदर मद्रास नगर निगम की स्थापना। कौन सी? मद्रास नगर निगम की स्थापना। साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए क्योंकि जितना भी कंटेंट लिया जा रहा है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम को आधार बना के लिया जा रहा है, तो ये क्या है, महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो मैंने पहला ही लिखा है ये एज इट इज एग्जाम में छपा था कि भारत के अंदर प्रथम नगर निगम कौन सी थी, तो 1687 के अंदर क्या है, मद्रास को भारत की प्रथम जो नगर निगम है उसका गौरव हासिल है। उसके बाद क्या है, आगे आए तो 1726 के टाइम के पास देखें तो कोलकाता और मुंबई को नगर निगम बनाया गया था। किसको? कोलकाता व
मुंबई, मुंबई को क्या किया गया था, नगर निगम बनाया गया था। अब देखिए, यदि आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पुट हो कि दूसरे नंबर के ऊपर किसको नगर निगम का दर्जा मिला था, तो 1726 में क्या है, कोलकाता और मुंबई को क्या है, नगर निगम होने का गौरव हासिल है। उसके बाद क्या है, 1793 की तरफ चलते हैं। किसमें, 1793 में जब चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है इस वक्त, चार्टर एक्ट भारत में आते हैं। लगभग देखा जाए तो टाइम टू टाइम भारत में अनेक चार्टर एक्ट आते हैं और ये चार्टर एक्ट अनेक सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं, तो जब क्या है 1793 का चार्टर एक्ट आता है तो ये क्या काम करता है, जो स्थानीय निकाय थे, कौन, स्थानीय निकाय थे, इनको क्या कर देता है, ये मान्यता प्रदान करता है। क्या करता है, मान्यता प्रदान करने का काम करता है। कौन सा, 1793 का एक्ट, यानी कि जो ग्राम पंचायतें हुआ करती थी उनको क्या करता है, वैधानिक रूप से उनको मान्यता दे देता है कि आज से इनके निर्णय भी माने जाएंगे। यानी जो जिला स्तर के ऊपर जो इकाई काम कर रही है उसके निर्णय भी माने जाएंगे और क्या किए जाएंगे, जो बिल्कुल ग्राम स्तर पे है उनको भी माना जाएगा। तो इनको स्थानीय मान्यता प्रदान करने का काम कौन करता है, 1793 के अंदर जो चार्टर एक्ट आता है। उसके बाद क्या होता है, 1842 में, कौन सा आंकड़ा याद रखना है, 1857 से पहले आपको मुख्य रूप से इन्हीं चार आंकड़ों को याद रखना है। 1842 में क्या होता है, नगर पालिका को, किसको, जो नगर पालिका है इसको क्या काम करते हैं, जो कर से रिलेटेड, और कौन सा कर, अप्रत्यक्ष कर, कौन सा, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, इस कर का अधिकार इनको प्रदान कर दिया, कर का अधिकार प्रदान किया जाता है। ओके, तो देखिए मुख्य रूप से 1857 से पहले इन्हीं चार घटनाओं को आपको याद रखना है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता। बेसिकली स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछता है जो एनसीईआरटी बेस पे बनता है। तो आपको याद रखना है 1668 में मद्रास में पहली नगर निगम की स्थापना होगी, 1726 में कोलकाता और मुंबई में नगर निगम की स्थापना होगी, 1793 की चार्टर एक्ट में जो स्थानीय निकाय इनको मान्यता दे दी जाएगी, और 1842 में क्या होगा, नगर पालिका को जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, इसका अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा। यानी इस टैक्स का निर्धारण कौन करेगी, नगर पालिका करेगी कि किस क्षेत्र पे कितना इनडायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए। तो ये कड़ी हो गई हमारे 1857 से पहले की। अब बात करते हैं 1857 के बाद, यानी कि सीधे चलेंगे 1870 में लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव की तरफ, क्योंकि इसके बाद क्या है, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलता है, जिसके अंदर अनेक भारतीय शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और आहुति के बाद क्या है, अंग्रेजी सरकार को इतना विवश कर दिया कि उन्हें भारतीयों को अधिकार देने पड़े। यदि बात करें 1857 से पहले की, तो इतने ज्यादा किसी भी क्षेत्र को अधिकार नहीं दिए गए थे। हालांकि 57 के बाद अनेक परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलता है, अनेक राजनीतिक दलों का उदय होता है, चाहे वो एयू हयूम्स द्वारा कांग्रेस की स्थापना हो, चाहे वो स्वराज पार्टी की स्थापना हो, या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की स्थापना हो। अनेक राजनीतिक दल भारतीय सरजमी पे हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं 1857 के बाद, कि 1857 के बाद भारत के अंदर कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 1870 में किसको याद रखना है आपको, लॉर्ड मेयो को याद रखना है। किसको याद रखना है, 1870 के केस के अंदर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को याद रखना है। ये क्या काम करते हैं, भारत में एक प्रस्ताव लेके आते हैं, और इस प्रस्ताव का जो सरजमी होती है वो होती है 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आता है। कौन सा, भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आता है, और इसमें अधिकांश सदस्य क्या होते हैं, सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। और यह क्या काम करता है, विधानिक विकेंद्रीकरण की नीति बनाता है। क्या बनाता है, विकेंद्रीकरण की नीति को जन्म देता है। को
जन्म देता है। कौन? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम ये विकेंद्रीकरण की नीति को जन्म देता है और इसी को बेस बना के 1870 में मेयो क्या काम करता है? भारत में पहला स्थानीय प्रस्ताव पेश करता है। और विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि यहां पे जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का क्या होगा? शक्तियों का बंटवारा। यानी कि मेयो ने पहली बार प्रस्ताव के द्वारा यह बात रखी कि क्यों न शक्तियों को बांट दिया जाए, क्यों न शक्तियों को बांट दिया जाए। और इसी विकेंद्रीकरण का नतीजा क्या आता है? हमें 3 बातों को याद रखना पड़ता है। कौन सा? पहला आता है स्थानीय कर। कौन सा? स्थानीय कर। ओके, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्थानीय कर और केंद्रीय कोष से धन दिया जाना चाहिए। क्या कहता है? स्थानीय कर और केंद्रीय कोष से। किससे? केंद्रीय कोष से धन दिया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मेयो क्या बात बोलते हैं? लॉर्ड मेयो यही बात बोलते हैं कि जो स्थानीय कर है और केंद्र सरकार का जो धन कोष है उससे क्या काम करना चाहिए? हमें धन लेके जो स्थानीय निकाय है, जैसे नगर पालिका है, तो नगर पालिका को हमें कुछ धन देना चाहिए जिसके बेस के ऊपर वो क्या काम कर सके? अपने क्षेत्र के अंदर कुछ डेवलपमेंट कर सके। इसके अलावा जो सड़क थी, शिक्षा थी, इनका अधिकार किसको दे दिया गया? इनका सीधे रूप से अधिकार किसको दे दिया गया? तो ये भी प्रांतीय निकायों को यह अधिकार दे दिया गया कि किस तरह से सड़कें बननी चाहिए और किस तरह से शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। ये 2 मुख्य बातें किसमें रखी गई? जो लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव आता है, लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग रख दिया जाता है। ओके, इसके अलावा क्या होता है? 1871 में बंगाल जिला बोर्ड। कौन सा? 1871 में बंगाल जिला बोर्ड। बंगाल जिला बोर्ड की बात की जाती है। इसको एक एक्ट के द्वारा इसको भी शक्ति प्रदान करने का श्रेय भारत में सबसे पहले किसको जाता है? लॉर्ड मेयो को जाता है। देखिए, एक बार से फिर रिपीट कर रहा हूं कि 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है? सबसे पहले 1870 में लॉर्ड मेयो एक प्रस्ताव लेके आते हैं और ये प्रस्ताव आधारित किस पे होता है? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के विकेंद्रीकरण नीति के ऊपर। किसके ऊपर? विकेंद्रीकरण नीति के ऊपर आधारित होता है। यानी शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए और बंटवारे के तहत क्या बात कही जाती है कि स्थानीय कर और केंद्रीय कोष से धन दिया जाना चाहिए। किसको? जो भी स्थानीय निकाय काम कर रही है। दूसरा, सड़क और शिक्षा से संबंधित जो मुद्दे रहेंगे वो किसके पास रहने चाहिए? वो भी स्थानीय निकाय के पास रहना चाहिए। और 1871 के अंदर बंगाल जिला बोर्ड को क्या है? उपकर कर दिया जाता है, या उपकर एक्ट के द्वारा इसको मान्यता प्रदान कर दी जाती है। उसके बाद आते हैं 1882 के समय के अंदर। 1882 में क्या है? भारत के इस वक्त जो वायसराय है वो है लॉर्ड रिपन। कौन होंगे? लॉर्ड रिपन। और याद रखना, यहां से सीधे रूप से प्रश्न छपा था कि किसको भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन क्या रहेंगे? स्वशासन के जनक माने जाएंगे। ये क्या रहेंगे? भारत में स्वशासन के जनक रहेंगे। कारण क्या है इनको भारतीय स्वशासन का जनक कहने का? इन्होंने स्थानीय संस्थाओं का विकास किया था। इन्होंने क्या किया था? जो भी स्थानीय संस्थाएं थी, इनका क्या किया था? इन्होंने विकास करने का काम सबसे पहले किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था, क्योंकि इन्होंने नगर पालिकाओं को बहुत ज्यादा अधिकार देने का काम किया था। ओके, दूसरा इन्होंने क्या कहा? न्यूनतम सरकारी दखलंदाजी होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि जो भी
स्थानीय निकाय काम कर रहे हैं उनके अंदर सरकार ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगी। हालांकि यह बात जरूर कही गई थी रिपल द्वारा कि यदि कोई नया मामला आता है, कोई नया मुद्दा आता है, तो उसके अंदर केंद्र सरकार जरूर अपनी दखल अंदाजी कर सकती है, परंतु जो मुद्दा शिक्षा से संबंधी है, सड़कों से संबंधी है, कहां सड़क बनानी है, कैसी शिक्षा नीति रखनी है, तो उनका सीधे रूप से अधिकार किसको रहेगा? स्थानीय निकायों का रहेगा, और उसके अंदर किसी भी प्रकार की सरकार दखल अंदाजी न करे। तीसरा इन्होंने क्या किया, जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे उनका बहुमत कर दिया, सदस्यों का बहुमत। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो स्थानीय व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर सरकारी लोगों को नहीं रखना है, अंग्रेजों को ज्यादा भूमिका नहीं देनी है, इसमें क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए, क्योंकि ये भारतीय आपसी तालमेल को समझते हैं, अपनी शिक्षा जैसी नीतियों को समझते हैं, कर को समझते हैं, तो ये लोग क्या है, शासन को बहुत भली भांति से चला पाएंगे। ओके, इसने क्या काम किया? विकेंद्रीकरण की नीति को आगे बढ़ाया, विकेंद्रीकरण नीति को आगे बढ़ाया। देखिए लॉर्ड मेयो जो विकेंद्रीकरण की नीति लेके आ रहे थे, उसी विकेंद्रीकरण की नीति को इन्होंने क्या काम किया? आगे बढ़ाने का काम किया। इन्होंने कहा कि यह राजनीतिक शिक्षा का साधन है, यह राजनीतिक शिक्षा का साधन है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि भारतीयों को यदि राजनीति सिखानी है, इन्हें कुछ कानून व्यवस्था के बारे में रूबरू करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उन्हें स्वशासन दिखाना पड़ेगा, और वो स्वशासन कौन सा होना चाहिए? स्थानीय होना चाहिए। यदि भारतीय अच्छे तरह से नगर पालिका को चला पाते हैं तो उनको आगे भी लेके जाना चाहिए, हमें केंद्र तक उनको लाना चाहिए, ताकि वो क्या काम कर सके? अपने देश के जो विकास नीतियां हैं उनको और ज्यादा मजबूत कर सके। हालांकि जब इस तरह की नीतियां आएगी तो इनका ऑब्जेक्शन होना संभाविक बात है। हम देखेंगे कि आगे आने वाले कर्जन जैसे जो वायसराय भारत में रहेंगे वो इन नीतियों को बहुत गलत कहेंगे, क्योंकि जो वायसराय भारत में महत्वाकांक्षी आने वाला है, महत्वाकांक्षी वायसराय कभी ये नहीं चाहेगा कि भारतीयों को अधिकार दिया जाए, ठीक है ना। जबकि मेयो ने रिपल ने क्या काम किया? बेसिकली भारतीयों को अधिकार देने का काम किया, और यही कारण है कि आगे जाके रिपल की नीतियों को अंग्रेजी ही वायसरायों द्वारा गलत ठहराया जाएगा। जबकि भारतीयों की नजर से देखा जाए तो 1882 में जब लॉर्ड रिपल भारतीय सरजमी पे वायसराय बन के आते हैं तो ये क्या काम करते हैं? सब शासन का सुधार करते हैं, और यही कारण है कि इनको स्थानीय शासन का क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। ओके, तो यहां तक का डाटा सबके क्लियर है? देखिए महत्वपूर्ण डाटा है, यहां से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है ना। चलिए क्लियर कर दें इसको। चलिए आगे चलेंगे 1919 के अधिनियम के ऊपर, क्योंकि 1919 का अधिनियम जब अंग्रेज भारत में लेके आए, देखिए कारण क्या पैदा होता है कि 1914 से लेके 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, और उस दौरान भारतीयों को युद्ध में भाग लेने के लिए उकसाया जाता है। उनको कहा जाता है कि आपको आजाद कर देंगे, और इसके अलावा आपको अधिकारों में बढ़ोतरी कर देंगे। और जब 18 में युद्ध की समाप्ति होती है तो अंग्रेज क्या काम करते हैं? नए कानून भारत में लेके आते हैं, ताकि भारतीयों को कुछ संतुष्ट किया जा सके। हालांकि उसी 1919 के दौर के अंदर रोल्ट एक्ट जैसे कानून को भी देखा जाता है, और अप्रैल 1919 का जलियांवाला हत्याकांड भी देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं 1919 के अधिनियम की। 1919 अधिनियम, चलिए 1919 के अधिनियम की बात करें तो यह स्थानीय शासन जो था वो प्रांत को देने का काम किया। सबसे पहले इसने क्या काम किया? स्थानीय शासन प्रांतों को देने का काम किया, प्रांतों को देने का काम किया। देखिए
इन्होंने क्या कहा कि जो स्थानीय शासन चल रहे हैं वो केंद्र के अधीन नहीं रहने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जितने भी स्थानीय निकाय है वो प्रांतों के अधीन कर देने चाहिए। और ये प्रांत कौन से रहने वाले हैं, याद रखना, उलझा देता है कई बार, ये देशी रियासतें बिल्कुल नहीं रहने वाली, ये वही प्रांत होंगे जो अंग्रेजों के अधीन काम कर रहे हैं। ओके, यानी जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा है उन्हीं प्रांतों के ऊपर रहेगा। तो स्थानीय शासन किसको दे दिया जाना चाहिए, प्रांतों को दे दिया जाना चाहिए, और प्रांत आगे क्या है, केंद्र के अधीन काम करने का काम करेंगे। ओके ओके, इसके अलावा क्या है, प्रांतों को स्वतंत्र, प्रांतों को क्या है, स्वतंत्र कर देना चाहिए। किससे रिलेटेड, उनके वित्त को लेके, किसको लेकर, वित्त को लेके उनको क्या कर देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए। यानी कि किस क्षेत्र में कितना वित्त देना है, कितना पैसा गवर्नमेंट किस क्षेत्र को देगी, वो आप छोड़ दीजिए प्रांतों के ऊपर, क्योंकि प्रांत समझता है कि उस क्षेत्र में कितनी डेवलपमेंट की आवश्यकता है और उस डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा लगेगा, तो उस चीज किसके ऊपर रहनी चाहिए, तो ये प्रांतों के ऊपर रहना चाहिए। और इनको क्या कर देना चाहिए, आरक्षित भी कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, आरक्षित। यहां तक कि आरक्षित की बात कही गई किसके द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। हालांकि जब 1935 में, कब, 1935 में, सॉरी, साइमन कमीशन, कौन है, साइमन कमीशन जब भारत आते हैं तो साइमन कमीशन ने इसको क्या कर दिया, 1919 वाले को क्या कर दिया, रद्द करने का काम किया। यहां से एक प्रश्न एक बार छपा था कि किस वायसराय ने 1919 के अधिनियम को, सॉरी 1935 नहीं 30, सॉरी 1935 का अधिनियम बाद में आएगा, बाय मिस्टेक लिख दिया था। तो किस वायसराय ने 1919 के अधिनियम को रद्द किया और उसको बेहुदा बताया, तो किसने बताया था, साइमन कमीशन ने बताया था। और ये वही साइमन कमीशन है जिसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, और अंत में भगत सिंह जो कि गरम दल के नेता थे वो भी इसके विरुद्ध आ गए थे। चलिए, उसके बाद बात आती है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम या भारतीय सुधार अधिनियम के नाम से जिसको अंग्रेजों ने पुकारा था, कौन सा, 1935 का अधिनियम। इसमें क्या कर दिया गया, कार्यभार में वृद्धि कर दी। क्या कर दिया गया, कार्यभार में वृद्धि कर दी गई। देखिए, जो प्रांतों का और नगर पालिकाओं का जो कार्य होता था उनको और ज्यादा अधिकार दिए गए, और कहा गया कि आपकी क्राइटेरिया को बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने अब तक अच्छा काम किया है, तो इसलिए आपकी शक्तियों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वित्त का नियंत्रण जो था वो निर्वाचित सरकार को दे दिया गया। क्या, वित्त का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को दिया गया। देखिए 1935 में हालांकि पूर्ण रूप से भारत के अंदर इलेक्शन करवाने का काम अंग्रेजी सरकार ने किया। हालांकि राजनीतिक पार्टियां पहले ही भारतीय सरजमी पे आ चुकी थी, और जब 1935 का सुधार अधिनियम आया तो उसने क्या कहा कि वित्त का नियंत्रण किसके पास रहना चाहिए, जो सरकार जनता द्वारा चुनी जा रही है उसमें क्या होना चाहिए, उन्हीं को यह अधिकार दे दो कि वो किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाने वाले। ओके, यदि केंद्र कर में वृद्धि करेगा, कर में वृद्धि करेगा, तो उसे क्या है, सबसे पहले प्रांतों से पूछना पड़ेगा, प्रांतों से आज्ञा लेना आवश्यक होगा। यानी कि जो सरकार अब तक अपनी मनमर्जी से जैसे चाह रही थी वैसे भारत के ऊपर लगातार कर पे कर लादे जा रही थी, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाती जा रही थी, उनको क्या कह दिया गया कि यदि केंद्र सरकार किसी तरह के कर में वृद्धि करना चाहती है तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रांत है उन प्रांत में
जो सरकारें बनी हुई हैं उन सरकारों से क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये 1935 का अधिनियम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण होगा तो उसी 1935 के अधिनियम को फिर पढ़ा जाएगा और 200 से ज्यादा अनुच्छेद इसमें से एज इट इज उठाया जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद। किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में क्या होता है। देखिए 1950 तक क्या है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 1950 तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि 1950 26 जनवरी, कौन सी 26 जनवरी 1950 तक, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। परंतु जैसे ही संविधान बनेगा तो भारत ने क्या किया, गांधीवादी विचारधारा, कौन सी, गांधीवादी विचारधारा को अपनाया और आर्टिकल नंबर जो 40 है, कौन सा, आर्टिकल नंबर 40, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, इस रूप में क्या किया गया, इसको अपनाया गया। प्रश्न यहां से क्या छपा था कि आजादी के बाद किस विचारधारा को स्थानीय स्वशासन के लिए अपनाया गया था या स्थानीय शासन के लिए अपनाया गया था, तो गांधीवादी विचारधारा को अपनाया गया था। किसके तहत, आर्टिकल नंबर 40 के अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इन्हीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्थानीय निकायों का वर्णन देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद क्या है, कई बदलाव भी देखने को मिलता है, चाहे हम 43वें संविधान संशोधन की 73वें संविधान संशोधन की बात कर ले या हम 1993 के संशोधन की 1992 के संविधान संशोधन को देख ले, तो इनमें क्या किया गया, स्थानीय जो निकाय है या स्थानीय शासन जो है, इनकी शक्तियों में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। तो ये मुख्य रूप से ये वो महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो आपके किससे संबंधित थे, स्थानीय शासन से संबंधित रहे थे। यदि इसमें किसी तरह की किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स रहे तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकता है। और यदि आज का सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं एक नई नीतियों के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।